हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ एचपीसीएल वी इन्फॉर्म यू बेटर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। थंबनेल को देखकर आप लोग पता ही कर चुके होंगे कि वीडियो किस बात पर बेस्ड होने वाली है। आज हम बात करेंगे एचपीसीएल के द्वारा दिए गए जो पोर्टल आपको दिया गया है, लॉगिन आईडी पासवर्ड, जो अटेंडेंस का पोर्टल आपको दिया गया, उसमें आपको अटेंडेंस अपनी कैसे भरनी है, रेक्टिफिकेशन आपको कैसे करवाना है। यदि आप कभी भी लीव लेंगे, चाहे वो लीव आपकी कैजुअल लीव होती है, चाहे वो आपकी सिक लीव होती है, उसको आपको रेक्टिफाई कैसे कराना है, उसको आपको भरना कैसे है, उसको आपको रेक्टिफाइड अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से कैसे कराना है, इस वीडियो में मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपको नॉलेज चाहिए इस वीडियो से, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। अगर आप चाहते हैं अपना स्टाइपेंड कटवाना, अगर आपको स्टाइपेंड कटवाने में बहुत मजा आता है तो इस वीडियो को आप स्किप करके देख सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा A to Z आप देखिए, मतलब पूरा 1 सेकंड से लेकर आप पूरा जितने सेकंड की ये वीडियो बनती है, जितना मिनट की ये वीडियो बनती है, उस तक आप देखिए, क्योंकि ये वीडियो में सब कुछ एक बार में आपको पता चल जाएगा। आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो क्या होगा कि अगर आप स्किप कर देंगे तो मैंने जो बताया होगा आगे वाली मिनट में, वो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि उसका क्या मतलब है। सो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पीछे स्किप करेंगे वीडियो को। सो इससे अच्छे ही आप स्किप खेलने के बजाय आप क्या कीजिए, पूरी वीडियो को चलने दीजिए और पूरी वीडियो को पूरा देखिए अच्छी तरीके से, ताकि आपके साथ सारी नॉलेज यहाँ मैं शेयर कर सकूं। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और बशर्ते आपका क्या होगा कि स्टाइपेंड कटने के चांसेस यहाँ पे रह जाएंगे। सो पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बता देना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये एचपीसीएल का इंटरनल मामला है और किसी भी कैंडिडेट का मैं लॉगिन यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। इस वजह से मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी वॉइस और मेरा चेहरा देखकर इस वीडियो को देखना है और उसे रिलेट करना है अपने पोर्टल से। आप क्या कीजिएगा, अपने दूसरे मोबाइल में मेरा वीडियो पूरा देख लीजिए और अपने जो कोई भी पीसी होगा आपका या फिर पर्सनल लैपटॉप होगा, उसमें आप क्या कीजिएगा, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के अपना जो पोर्टल है उसको ओपन कर लीजिए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा वहां पे चेक कीजिए है कि नहीं है, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ वहां पर। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे कि मैंने इस वीडियो में स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया हुआ है, ठीक है, और ना ही मैं इस वीडियो में स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आपको याद होगा कि मैंने 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर इसका थंबनेल लिया था कि अगर आपने कुछ मिस्टेक्स की है एचपीसीएल में तो आपका स्टाइपेंड कट सकता है, उड़ सकता है आपका स्टाइपेंड, ठीक है। सो अगर आप स्टाइपेंड कटवाना नहीं चाहते हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हुआ है। 400 केवल व्यूज हैं उसमें। मैं जानता हूं ये आप समझेंगे कि ठीक है मैं तो कुछ मिस्टेक्स नहीं करूंगा, लेकिन गलती में वो मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं। सो जाकर उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। सो मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ एचपीसीएल वी इन्फॉर्म यू बेटर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को एक मेल आया होगा जो कि आपके एचआर ने आप भेजा होगा, ठीक है। उस मेल में ये लिखा होगा कि आपको क्या करना है कि लॉगिन क्रेडेंशियल आपको दे रखा है, वहां पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका दे रखा है रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि अटेंडेंस फिलअप करने के लिए, ठीक है। और दूसरा कारण ये है आपको देने का इसका कि बैंक इमेंडेड फॉर्म भी आपका इस बार उसमें अटैच करने को बोल रहा है वो, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस लिंक में जाके क्लिक कर देना है और जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे जो कि आपके मेल में दे रखा होगा, सो वहां पर एक पोर्टल खुलेगा आपका। सो वहां पर यूजर आईडी और आपका जो पासवर्ड होगा वो डालकर आपको लॉगिन क्लिक करना है। तो इस प्रकार से जैसे ही आप यूजर आईडी और अपना पासवर्ड डालकर उस पर सबमिट करेंगे, सो आपको ये पेज दिखाई देगा, ठीक है। ये पेज मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन वर्ड में टाइप करके आपको यहाँ पर बगल में मेरे दिख रहा होगा। यहाँ पे लिख रखा है कि ऑनलाइन लीव एप्लीकेशन फॉर द अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंगेज अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे यहाँ पर फिर लीव/रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा लीव एप्लीकेशन, सेकंड नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट और थर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा रिपोर्ट्स, चौथा आपको देखने के लिए मिलेगा अटेंडेंस एंड देन पांचवी की बात हम लोग करते थे रिपोर्ट्स रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट। और इसके नीचे आपको मैंडेट फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। सो उसमें आपका नीले कलर से दे रखा है बैंक मैंडेट और राइट हैंड साइड पे आप देख पाएंगे यहाँ पर कि आपका यूजर आईडी दे रखी होगी, आपका नाम लिखा होगा और नीचे की तरफ आपका लॉग आउट दे रखा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप देख पा रहे होंगे, इनमें से एक एक ऑप्शन की मैं बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन हमारा आता है अटेंडेंस। सबसे पहले आप अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। अभी मैं बात करूंगा सभी ऑप्शन की, सबसे पहले मैं अटेंडेंस की बात करता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, सो वहां पर आपका एक बॉक्स खुल जाता है। बॉक्स में आपके सारे मंथ आते हैं जहां पर आप अपना किसी भी मंथ का अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी अप्रैल चल रहा है, जैसे ही आप अप्रैल पर वहां पे क्लिक करेंगे मंथ पर और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अप्रैल का सारा आपका बायोडाटा वहां पे खुल के आ जाएगा, ठीक है। वहां पर आपका अभी एब्सेंट शो हो रहा होगा सभी पे, क्योंकि अभी आप वहां पे गए हुए हैं, अपने रजिस्टर में अपना मेंटेन कर रखा है जो भी अटेंडेंस आपका होगा। आपने मैनुअली यहाँ पे नहीं कर रखा है,
क्योंकि आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड अभी मिला हुआ है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अटेंडेंस पे जाके क्लिक करेंगे। सो अटेंडेंस पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी मंथ का अटेंडेंस वहां पे देख सकते हैं कि मैं कितने दिन प्रेजेंट रहा था, कितने दिन एब्सेंट रहा था, कब मैंने लीव ले रखी है, कब मैंने सिक लीव ले रखी है, ये सब आपको इसमें पता चल जाएगा। सो आई होप आप अटेंडेंस का यहाँ पे मतलब समझ गए होंगे, ठीक है, इस पोर्टल का। अब चलते हैं हम लोग रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट की तरफ। तो सबसे पहले आप रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे, पहले तो बता देना चाहता हूँ कि रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट का यहाँ पे मतलब है कि आप यहाँ पर अपनी जो अटेंडेंस है वो फिलअप करेंगे मैनुअल मोड से। मैनुअल मोड का मतलब ये है कि आप अपने हाथों से क्या करेंगे, यहाँ पर रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजेंगे, वहां से अप्रूव्ड होगा, देन आपका यहाँ पे इस पोर्टल में जाके चढ़ जाएगा, ये अप्रूव्ड हो जाएगा कि आप उस दिन प्रेजेंट है, ठीक है। आपको अभी आईडी कार्ड नहीं मिला हुआ है, क्योंकि आईडी कार्ड को आने में अभी 2 से 3 महीने लगेंगे। उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, आपको टच कराना पड़ता है एक मशीन में, आपका एब्सेंटी और जो भी प्रेजेंटी होगा वो आपका चढ़ जाता है, ठीक है, वहां पर। तो इस प्रकार से जैसे ही आप रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट पे जाके क्लिक करेंगे, सो वहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपका नाम दिखाई देगा और आपका जो लॉगिन आईडी होगा यानी कि यूजर आईडी होगा एचपीसीएल का, वो दिखाई देगा। नीचे की तरफ आप देख पाएंगे नाउ रिक्वेस्ट आप देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे दे रखा होगा फ्रॉम डेट और टू डेट, और रेटिफिकेशन टाइप दे रखा होगा, प्लेस ऑफ विजिट दे रखा होगा और पर्पस ऑफ विजिट दे रखा होगा, ठीक है। नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, रिमार्क्स का और अप्रूव्ड अथॉरिटी का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई साहब ये फ्रॉम डेट है क्या, ठीक है, टू डेट है क्या, और ये रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट क्या है, प्लेस ऑफ विजिट क्या है आपका, और पर्पस ऑफ विजिट है। सबसे पहले हम पता कर लेते हैं प्लेस ऑफ विजिट का और पर्पस ऑफ विजिट का, ठीक है। यदि आप किसी भी विजिट करने जा रहे हैं, मतलब किसी भी पेट्रोल पंप पर अगर विजिट करने जा रहे हैं, तो आपका शरीर जो रहेगा वो पेट्रोल पंप पर रहेगा, ठीक है। विजिट के दौरान आप ऑफिस में तो है नहीं है, तो आप इस तरीके से वहां पर एब्सेंट माने जाएंगे। तो इस तरीके से ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप कभी भी विजिट करने बाहर जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेस ऑफ विजिट, आपको किस प्लेस पर आपने विजिट किया, तो यहाँ पर वो नाम लिखा जाएगा कि आपने किस प्लेस को विजिट किया है, ठीक है। देन बात करते हैं पर्पस ऑफ विजिट। तो यहाँ पे पर्पस क्या था उस साइट को विजिट करने का, हो सकता है वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो सकता है किसी और काम का चल रहा हो, टैंक वहां पे इंस्टॉल हो रहे हैं, आपने वो देखने के लिए वहां विजिट किया हो, ठीक है, अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के कहने पर। सो आप यहाँ पे डालेंगे। सो दोनों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिमार्क्स की। सो रिमार्क्स आप क्या डालेंगे यहाँ पर, ये अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी भी रिमार्क्स अपना नहीं डालता था। जब मैं वर्क फ्रॉम होम करता था कोविड के टाइम पे, तब मैं यहाँ पर डालता था वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। आपको यहाँ पर रिमार्क्स में कुछ भी नहीं डालना है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर से जाके पूछ लेना सर मैं रिमार्क्स में क्या डालूं, ठीक है। नीचे देख पाएंगे आप अप्रूविंग अथॉरिटी। सो अप्रूविंग अथॉरिटी में आप जिसके अंडर काम कर रहे हैं ना, जिसके अंडर, चाहे वो रिपोर्टिंग ऑफिसर हो, अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर आप काम नहीं कर रहे तो किसी दूसरे को कह देते हैं कि आप इनके अंडर काम कर लीजिए, ठीक है। सो जिसके अंडर भी आप काम कर रहे होंगे उनसे पूछ लीजिए सर मेरा रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट कौन अप्रूव करेगा। सो जो भी बंदा आपका अप्रूव करेगा वहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर, उसका एचपीसीएल का जो नंबर होगा, जैसे आपका आईडी दे रखा है वैसे ही उनका भी आईडी दे रखा होगा, उस आईडी को यहाँ पे आप फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मतलब बंदे का मैंने यहाँ पे ले रखा है, जिस भी कैंडिडेट का मैंने यहाँ पे ले रखा है, ऑटोमेटिकली वहां पे नाम आ गया था रविकांत, ठीक है, ये उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम होगा। ऐसे आप भी वहां पर क्या कीजिएगा, एचपीसीएल का जो नंबर है उनसे मांग लीजिएगा, ठीक है, वो वहां पे आप फिलअप करेंगे तो उनका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये फ्रॉम डेट क्या है और टू डेट क्या है, ठीक है। इसको बताने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपना कैलेंडर जो है वो खोल लीजिए, क्योंकि कैलेंडर में जब आप खोलेंगे और जो मैं यहाँ से डिलीवर आपको कर रहा हूँ वो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ये क्या बला है आपका फ्रॉम डेट और टू डेट, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम डेट पे करेंगे, सो ये वो तारीख बताता है कि जब आपने वहां पे ज्वाइन किया था, ठीक है, वो तारीख आपको बताता है। और टू डेट यानी कि कब तक आपने वहां पर अपना प्रेजेंटी रखी हुई है, ठीक है। मैं 1 महीने की बात यहाँ पे करूंगा, हालांकि अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आप इस एक काम कीजिए, आप अपना कैलेंडर खोल लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे अप्रैल के कैलेंडर की, ठीक है। अप्रैल के कैलेंडर में आप देख पा रहे होंगे 1 तारीख जो आपकी पड़ी है वो फ्राइडे को पड़ी है, यानी कि 1 तारीख को ही आपने वहां पे आगमन किया था एचपीसीएल में, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रॉम डेट में हम लोग क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। यहाँ पे मैं 2 कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जहां पर उनका सैटरडे को छुट्टी होता है, ठीक है। फिर मैं उन कैंडिडेट की बात करूंगा जहां पर सैटरडे को उनका छुट्टी नहीं होता है। सो पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिनका सैटरडे को छुट्टी होता है, ठीक है। तो 1 तारीख आप यहाँ पे फ्रॉम डेट में डालेंगे और टू डेट में आप लोग 1 तारीख डालेंगे। ये पहला आपका रेटिफिकेशन हो गया रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर रेटिफिकेशन टाइप में जो आप देख पा रहे हैं ऊपर की ओर, वहां पर आप डालेंगे मैनुअल मोड। जैसे ही आप वहां पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो वहां पे मैनुअल मोड डालेंगे, ठीक है। अगर आपने विजिट की है सो विजिट आप डालेंगे, प्लेस ऑफ विजिट, और यहाँ पर आपको पर्पस ऑफ विजिट डालेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे अगर आपने किसी भी तरीके की कोई विजिट नहीं कर रखी है। आप रिमार्क्स में अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से पूछ लीजिएगा, एंड देन जो आपका नंबर दे रखा हो, तो जो मैंने कहा था
कि रविकांत यहाँ पे शो हो रहा था रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम, जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं उनका नंबर लेके यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, और बगल में आप देख पा रहे हो सबमिट का बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना। ये पहला रेटिफिकेशन आपका सेंड हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया है, जिनकी छुट्टी थी शनिवार को, क्योंकि 1 तारीख को वो लोग आए थे और इसके बाद के जो दिन थे उनमें छुट्टी पड़ गई थी, इसीलिए हमारी मजबूरी थी कि 1 तारीख को हमने डाला यहाँ पर। ठीक है, फॉर्म में, और 2 में भी मैंने 1 तारीख को डाला। ये पहला रेटिफिकेशन हो गया। अब सुनिए बात, आपने मंडे से ज्वाइन किया, मंडे को आपका 4 तारीख पड़ रही थी। ठीक है, सो आपने क्या किया, और आपका जो फ्राइडे था वो 8 तारीख को पड़ रहा था, यानी कि आपने 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का यहाँ प्रेजेंटी दी है। सो आप क्या डालेंगे, फ्रॉम डेट में 4 तारीख डालेंगे मंडे, और टू डेट में क्या डालेंगे आप 8 तारीख डालेंगे, और यहाँ पर फिर से आप रेटिफिकेशन को सेंड कर देंगे बिल्कुल प्रीवियस की तरीके। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारा 9 तारीख को सैटरडे था और 10 तारीख को हमारा संडे था। तो यहाँ पे दोनों छुट्टी थी। ठीक है, जो भी रीजनल ऑफिस में है। अब हम बात करते हैं 11 को आपने मंडे पढ़ रहा है और 15 को आपका फ्राइडे पड़ रहा है। सो आप फिर से मंडे टू फ्राइडे आपने फिर से ज्वाइन किया था, फिर से यहाँ पर आपने प्रेजेंटी लगाई थी। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 11 को आप फ्रॉम डेट में रखेंगे एंड टू डेट को आप 15 पे रखेंगे। सो इस प्रकार से आप फिर से रेटिफिकेशन को यहाँ पे भेज देंगे। ऐसा आप तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका पूरे महीने कंप्लीट नहीं हो जाते। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएंगे कि सर अगर बीच में हमारी छुट्टी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, अपना कैलेंडर आप देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्रैल मंथ में आप जो 4 तारीख पड़ रही है वो मंडे को पड़ रही है। ठीक है, और 8 तारीख जो आपकी पड़ रही है वो फ्राइडे को पड़ रही है। सो आपको क्या करना है, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर 6 तारीख को आपको छुट्टी दी। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, 4 डालेंगे आप फ्रॉम में और 2 आप डालेंगे 5 में। सो आपका एक रेटिफिकेशन यहाँ से मतलब भेज जाएगा आपका। ठीक है, सबमिट कर देंगे। और 6 तारीख को आपको छुट्टी थी, यहाँ पे आप कोई भी रेटिफिकेशन नहीं डालेंगे। 7 तारीख को आप फिर से ज्वाइन करते हैं और 8 तारीख तक आप फिर से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, 9 तारीख को आपका सैटरडे है, छुट्टी है। सो आप क्या करेंगे, 7 को आप फ्रॉम यहाँ पे डालेंगे और टू डेट आप डालेंगे 9 तारीख को, यानी कि 8 तारीख को, सॉरी। सो आपका ये 2 रेटिफिकेशन यहाँ पे भेज जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर 6 तारीख को आपके यहाँ पे छुट्टी रहेगी। सेम प्रोसीजर वही लोग करेंगे जिनका सैटरडे को छुट्टी नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, 4 तारीख यहाँ पे फॉर्म डालेंगे, और अगर 9 तारीख तक उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पर सैटरडे को उनकी छुट्टी नहीं है, सो 4 में वो लोग डालेंगे फॉर्म में और 9 डालेंगे वो लोग 2 में। और यहाँ से सारी चीजें भर के, यानी कि रेटिफिकेशन टाइप मैनुअल मोड आप डाल के सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और विजिट में आप डालेंगे, अगर आपने विजिट की होगी तो विजिट डालिएगा यहाँ पे कि प्लेस ऑफ विजिट क्या है, पर्पस ऑफ विजिट क्या है। अगर आपने नहीं कर रखा तो यहाँ पे कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। और नीचे आप भरेंगे अपना रिमार्क्स, जो कि आप अपने रेटिफिकेट जो भी आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से आप पूछ ही लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर का नंबर। ठीक है, ये सब भर के आप सबमिट कर देना। ये आपका रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट हो गया होगा। आई होप आप मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि आपको कैसे यहाँ पे भरना है, और ये आपको इस प्रकार से करते रहना है जब तक कि आपके पूरे दिन का आप मतलब 1 मंथ में पूरे दिन का रेटिफिकेशन आपका नहीं भर लेते आप लोग। ठीक है, ऐसा तब तक आपको करते रहना है। जैसे कि आप, मैं मान के चलता हूँ कि 1 महीने में आपके 4 हफ्ते होते हैं और आपके 4 हफ्ते में किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आप बस 4 रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट हो जाएंगी, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, 4 रेटिफिकेशन आपके रिक्वेस्ट हो जाएंगी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर में, और आपका पूरा महीना खत्म। ये केवल तभी होगा जब आपकी कोई भी छुट्टी उस दिन नहीं होगी, और जिस दिन छुट्टी होगी तो मैंने बताया आपको टुकड़ों में, यानी कि कुछ पार्ट्स में करके आपको रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट आपको भेजनी है, और छुट्टी की आपको रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजनी होती है। सो आई होप मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि फ्रॉम डेट में आपको क्या भरना है, टू डेट में आपको क्या भरना है, और रेटिफिकेशन टाइप में आपको क्या भरना है। ठीक है, विजिट में आपको क्या भरना है, पर्पस ऑफ विजिट में आपको क्या भरना है, रिमार्क्स में आपको क्या भरना है, और यहाँ पे नंबर जो दे रखा होगा उसमें आपको क्या भरना है। ठीक है, तो अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट आपको कब भेजना है। ठीक है, पहला तरीका तो ये है, जैसे कि 1 महीना है। ठीक है, आपका आप 1 तारीख को वहां पे जाते हैं। ठीक है, और आप 7 दिन वहां पे काम करते हैं। 7वें दिन को आपको संडे होता है। ठीक है, और 8वीं तारीख को आपका मंडे होता है। सो आप क्या कीजिएगा कि 1 तारीख से लगाकर 5 तारीख तक आप, जिनकी शनिवार को छुट्टी नहीं है, ठीक है, 1 तारीख से लगाकर 5 तारीख तक आप एक रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट मंडे को अपना भेज दीजिए। ठीक है, और जिनकी छुट्टी नहीं भी है शनिवार को, तो वो 1 तारीख से लगाकर 6 तारीख तक का अपना रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट भेज दीजिए 8 तारीख को। सो क्या होगा इस केस में, आप हर बार क्या करेंगे, एक हफ्ते का आप रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट अपना भेजते रहेंगे। सो क्या होगा, आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका जो रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट होगा वो अप्रूव करते चले जाएंगे। ठीक है, इससे कि आपका जो बर्डन होगा 1 तारीख को वो आपका कम हो जाएगा, आपको भेजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर आप नहीं करना चाहते, आप भूल जाते हैं, सो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। 1 तारीख को, यानी कि इस महीने का, यानी कि अप्रैल का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप
जो भी मई होगा, जो 1 तारीख का मई, उसमें आप अपने पिछले जितने भी रेटिफिकेशन होंगे वो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 30 अप्रैल जो है, ठीक है, 30 अप्रैल का अगर आप उसी दिन रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजना चाहेंगे तो आपका 30 अप्रैल का नहीं भेजेगा। जैसे कि मान के चलिए कि 25 से 30 तक आपने काम किया, ठीक है, अगर आप फ्रॉम में क्या कर रहे हैं 25 से डाल रहे हैं और टू में क्या कर रहे हैं 30 तक डाल रहे हैं, तो आपका 30 लेगा ही नहीं, क्योंकि आप 30 तारीख को ही भर रहे हैं। अगर आप 1 तारीख को भरेंगे 25 से लेकर 30 तक, तभी आपका वैलिड होगा, नहीं तो वहां पर रेड कलर से कुछ शो होने लगेगा आपका, क्योंकि वो दिन अभी खत्म नहीं हुआ है 30 तारीख तक का, ठीक है, इसीलिए ये वो बता रहा है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आपका महीने का जो भी लास्ट तारीख होगा, ठीक है, 31 या 30, आप उस दिन अपना रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट मत भरिए, आप क्या भरिए 1 तारीख को भरिए, ठीक है, क्योंकि 30 तारीख का रेटिफिकेशन आप 30 तारीख को नहीं भर सकते, 31 तारीख का रेटिफिकेशन आप 31 तारीख को नहीं भर सकते, या फिर किसी भी दिन का आप नहीं भर सकते। जैसे कि 25 तारीख का आपको रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट डालना है तो उसी दिन आप नहीं डाल सकते, उस दिन का आप 26 तारीख को डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से पूरे महीने का अगर आपको एक ही बार में भरना है तो मेरे ख्याल से आपको 1 तारीख को ही डालना चाहिए हर महीने का। जैसे कि आपने अप्रैल मंथ में काम कर लिया, ठीक है, अप्रैल का आप रेटिफिकेशन कब भरेंगे 1 मई को भरेंगे। अब 1 मई को आप भर रहे हैं तो आप 30 अप्रैल का भर पाएंगे, क्योंकि आपका 30 अप्रैल बीत चुका है और आप अब रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं, ठीक है। जितने मैंने अभी कैलेंडर में आपको दिखाया कि इतने से इतने तक आपको रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट डालना है, सो आप उसी प्रकार से अपना रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट डालते रहिएगा और आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको अप्रूव भी करते रहेंगे। सबसे पहले जैसे ही आप 1 तारीख को डालते हैं अपना रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट, वैसे ही अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को बता दीजिए कि सर मैंने अपना रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल दिया, आप जाकर अप्रूव कर दीजिए। क्योंकि अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका भूल जाएगा मतलब अप्रूव करना, तो आपका दिक्कत आ सकता है स्टाइपेंड में, क्योंकि अप्रूव्ड नहीं होगा तो स्टाइपेंड आपका नहीं आएगा। अप्रूव्ड होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अप्रूव्ड ही नहीं होगा आपका रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट तो ये माना जाएगा कि आप पूरे महीने एब्सेंट रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जब भी आप रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट डालिए अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को तुरंत के तुरंत बताइए कि सर मैंने रेटिफिकेशन सारी की सारी डाल रखी है। अगर हाँ आप हफ्ते हफ्ते का भर डाल रहे हैं तो आप अपने रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट को रिपोर्टिंग ऑफिसर को मत बताइए बार बार हफ्ते हफ्ते में सर मैंने डाल दिया है आप अप्रूव कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता। आप एक बार में अगर कर रहे हैं तो बता दीजिए एक बार में, बाकी उनको तो पता चल जाएगा, वो लोग चेक करते रहते हैं कि हाँ किस बंदे ने मुझे रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट डाली है और मैं अप्रूव कर दूंगा। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आपको अटेंडेंस कैसे भरना है, वहां पर आपको रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट को आप कैसे देख पाएंगे और कैसे आप डिलीट कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, जो भी मैंने आपको बताया भरना कि ये सेक्शन आपको भरने हैं, तो वो सेक्शन आपको भरकर राइट साइड में आपको सबमिट का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आपका रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर तक चला जाएगा, ठीक है। आपको इसके बारे में क्या करना है, आपको अगर रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट को देखना है, अगर आपको रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट को डिलीट करना है, सो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट फेज में। सो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो अटेंडेंस का हमने जो पोर्टल था वो देख लिया अच्छी तरीके से। अटेंडेंस में हम लोग क्या देख पाएंगे, अपने पर मंथ की हम लोग क्या देख पाएंगे, यानी कि कोई भी मंथ अगर आप ले लेंगे उस मंथ की हम लोग एब्सेंटी देख पाएंगे, प्रेजेंटी देख पाएंगे, और ये हम पता कर पाएंगे कि क्या मेरे उस दिन प्रेजेंटी लगी थी या एब्सेंटी लगी थी, ठीक है। सपोज दैट मैं प्रेजेंट हूँ वहां पे लेकिन मेरी एब्सेंटी लगी हुई है, तो मैं अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से इस बारे में बात कर सकता हूँ, ठीक है। सो इस कारण से अटेंडेंस का जो यहाँ पोर्टल दे रखा है वो बहुत ही बेहद जरूरी है, आप चेक करते रहिए इसके लिए। दूसरा मैंने पोर्टल की बात की रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट, यहाँ पर इसका मतलब ये था कि आपको अपना जो अटेंडेंस है वो कैसे भरना है। आई होप आपने समझ लिया होगा, नहीं समझा स्किप करके देखा तो पीछे बढ़ा लीजिए, आप स्किप करके देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट्स रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट के, ठीक है। सबसे नीचे पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे। सो रिपोर्ट्स रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट में आप क्या देख पाएंगे, आपने जो रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट मैंने कहा था ना सबमिट करके आप जैसे ही सबमिट कर देंगे, सो वहां पर आप रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट को कहां पर देखेंगे, सो यही एक ऑप्शन है रिपोर्ट्स रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पर अपनी सारी रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट को आप देख पाएंगे, ठीक है। लास्ट में एक कॉलम होगा कि आपका अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। आप अप्रूव्ड हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अप्रूव्ड हुआ होगा तो आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से आप बात कर सकते हैं। सो आप अपनी सभी रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट को इस कॉलम में यानी कि इस पोर्टल में जाके देख सकते हैं। और उसे अगर डिलीट करना है, डिलीट करने का मतलब यहाँ पे सेंस ये है कि मान लीजिए आपकी परसों छुट्टी थी, ठीक है, और कल से लगाकर आपने परसों तक का रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट भेज दिया, बट आपको अभी पता चलता है यार परसों तो छुट्टी थी और सुमित सर ने मना किया है कि जब छुट्टी होती है तब आपको रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजना है, ठीक है, तो उसके एक दिन पहले का आप भेजेंगे। तो यहाँ पर आपसे गलती हो गई है, तो आप क्या करेंगे, उस रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट को वहां से डिलीट मार देंगे। और डिलीट करने के लिए आपको कहां पर आना पड़ेगा, रिपोर्ट्स रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट में। यानी कि अगर मोटा मोटा बात करते हैं तो रिपोर्ट्स रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट में आपको
यहाँ पर रेटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, अप्रूव्ड हुई है नहीं हुई है, और आपको डिलीट करने का भी ऑप्शन यहीं से मिलता है। सो इस पोर्टल का बेसिकली यही काम होता है। अब सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है लीव एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे ही आप इस टैब पर ओपन करेंगे, सो आपको टैब ओपन करने पर दिखेगी कुछ लीव्स, ठीक है। यहाँ पर आपको कैजुअल लीव दिखेगी और सिक लीव दिखेगी। ऊपर की तरफ आप देख पाएंगे अपना आपका नाम दिखेगा और आपका एचपीसीएल का जो लॉगिन आईडी होगा यानी कि यूजर आईडी होगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लीव से रिलेटेड कुछ चीजें देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप लीव लेंगे तो आपको काउंटिंग वहां दिखा देगा कि आपने कितनी लीव ले रखी है, कितनी सिक लीव ले रखी है, कितनी आपने कैजुअल लीव ले रखी है और आपका बैलेंस कितना है। सपोज दैट आप 12 अगर लीव आपको मिलती है सिक लीव, तो आपने एक ले ली तो एक आपका यहाँ पे दिखा देगा कि मतलब बैलेंस कितनी है, वो आपका 11 दिखा देगा, और आपने कितनी सिक लीव ले रखी है वो आपका 1 दिखा देगा। सो जितना भी कैलकुलेशन होगा वो ऊपर वाले पार्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियोस मैं बिना स्क्रीनशॉट के बना रहा हूँ तो कुछ दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप अपना पोर्टल स्वयं खोल के आप देख लीजिए और इस वीडियो को चलाकर देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे लीव एप्लीकेशन में भी आपको फ्रॉम डेट और टू डेट देखने के लिए मिलता है, लीव टाइप आपको देखने के लिए मिलती है, नंबर ऑफ डेज आपको मिलता है और एड्रेस वाइल आउट ऑफ स्टेशन आपको देखने के लिए मिलता है। रिमार्क्स और अप्रूविंग अथॉरिटी आपको सेम देखने के लिए मिलता है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ तो आप समझते हैं कि आप जितने दिन से लेकर जितने तक की लीव लेंगे, सो यहाँ पर फ्रॉम डेट टू डेट ये तो सिंपल सा है कि आप जितने दिन की, मान लीजिए आप सपोज दैट अप्रैल की 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का आप लीव ले रहे हैं, सपोज दैट, ऐसा बात कर रहा हूं मैं सपोज करने की। सो फ्रॉम में आप क्या डालेंगे, 1 डालेंगे अप्रैल, और 2 में आप डालेंगे 4 तारीख, ठीक है। सो 1 अप्रैल से लेकर आपने 4 अप्रैल तक छुट्टी ले ली है, तो ये हो गया। सो सीधी सी बात है, आप जितने दिन का छुट्टी लेंगे सो उतने दिन का आप यहाँ पे फ्रॉम डेट टू डेट डाल देंगे, ठीक है। ये तो आप समझ पा रहे होंगे। अब लीव टाइप में आपको कैजुअल लीव है, सिक लीव है। कैजुअल का मतलब होता है कि अगर आपको कुछ काम आ गया सडनली, सपोज अगर आपको घर से काम आ गया, आपको घर तुरंत जाना है किसी काम से, या फिर कुछ ऐसा काम आ गया कि चलो आपको ऐसी लीव लेनी पड़ रही कि चलो मेरा पेपर है। सो इस तरीके की लीव जो होती है वो कैजुअल लीव में आती है। और सिक लीव का आप मतलब समझते हैं कि अगर आप बीमार पड़ गए हो, तो उसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। सो अभी हम फिलहाल चलते हैं कैजुअल लीव की तरफ। जब मैंने यहाँ पे कैजुअल लीव डाल दिया तो आप नंबर ऑफ डेज, कितने दिन की आपको लेनी है लीव, वो तो आप यहाँ पे भर देंगे। राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, एड्रेस वाइल आउट ऑफ स्टेशन। यदि आप ऑफिस से बाहर हैं, यानी कि आउट ऑफ स्टेशन पर हैं, ठीक है, तो आप वहां पे लीव ले रहे हैं, कैजुअल हो चाहे वो सिक लीव हो, तो यहाँ पे उसका एड्रेस डाल दीजिएगा अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है। अगर आप नहीं है, ऑफिस में ही है, और अगर आपने कोई कैजुअल लीव, कोई सिक लीव ले रखी है, तो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नीचे आते हैं रिमार्क्स। तो मैंने बोल रखा है कि मैं कुछ नहीं डालता था इस रिमार्क्स में, तो आप भी मत कुछ डालिए, लेकिन एक बार करने से पहले कुछ अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से पूछ लीजिए कि सर मुझे रिमार्क्स में क्या डालना है। सो वो बता देंगे आपको, ठीक है। अप्रूविंग अथॉरिटी में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर जिसके आप अंडर काम कर रहे हैं उनसे एक बार पूछ लीजिए कि सर मेरा जो रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट है, जो लीव का रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट है, वो कौन सर अप्रूव्ड करेंगे। तो जो सर अप्रूव करेंगे उनका आप यहाँ पे नंबर ले लीजिए, एचपीसीएल का लॉगिन आईडी उनका भी होगा, आपका भी लॉगिन आईडी है, तो उनका एक कार्ड होगा, वो आपको कार्ड से नंबर जो होगा वो देखकर आपको बता देंगे। उस कार्ड का नंबर को आप यहाँ फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका नाम आ जाएगा। और जैसे ही आप सभी इन ब्लॉक्स को आप भर लेंगे, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको सबमिट का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, आपकी लीव वहां पे सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अब लीव आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप आज ऑफिस में, ठीक है, और कल आपको लीव मतलब जाना है अच्छी तरीके से, सो आप वहां पे लीव ले सकते हैं आज भी, या फिर आप लीव लेने के बाद भी क्या कर सकते हैं, इस लीव को वहां पोर्टल में डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर ये समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने लीव ले रखी थी, और वहां आपका जो अटेंडेंस वाला जो मैंने बताया था ना, जहां पर आप हर मंथ का अटेंडेंस देख पाएंगे, वहां पर आपको लीव दिखाई देगी, या तो सिक लीव दिखाई देगी या तो कैजुअल लीव दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आपको लीव का ये जो फैक्टर है वो समझ में आ गया होगा कि लीव एप्लीकेशन में आपको क्या क्या भरना है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, और ऊपर की साइड में आपका जो कैलकुलेशन होगा वो होता रहेगा कि आपने कितनी सिक लीव ले रखी है, कितनी आपकी बैलेंस है। सो इस प्रकार से आपका ऊपर का खाता चलता रहेगा, और यहाँ पर टू फ्रॉम डेट सब आप जानते ही हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप सिक लीव लेते हैं, तो अगर आप सिक लीव लेते हैं तो यहाँ पर आप सिक लीव को चूज करेंगे, और यहाँ पे आपको एक अनदर ऑप्शन यहाँ पे ऐड हुआ मिलता है। सबसे पहले आपको ऑप्शन में ऐड हुआ मिलता है कि चूज फाइल, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज करने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। सो मेडिकल सर्टिफिकेट, आप जाहिर सी बात है अगर आप थोड़ा सा बीमार होंगे, सो आप कहीं पे भी जाके मेडिकल से दवाई लेंगे, सो वहां से आप एक पर्चा बनवा सकते हैं और यहाँ पर उसको पीडीएफ के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। सो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर ये समझ जाएंगे कि वाकई में जो हमारा कैंडिडेट था वो जो जीएटी था वो वाकई में बीमार था और उसने दवाइयां ले रखी हैं, और उसने अपना लीव यानी कि सिक लीव का जो पर्चा था वो दे भी रखा है यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरीके से कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। आपको लीव टाइप में अगर कैजुअल
लीव करना है तो भी इसके लिए मैंने बता दिया आपको। अगर सिक लीव करना है आपको तो भी मैंने आपको बता दिया। केवल एक ऑप्शन और जुड़ जाता है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे पीडीएफ का फॉर्म में जमा करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं कि मैंने आपको 5 टैब्स बताए थे कि लीव एप्लीकेशन हो गया, रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, अटेंडेंस हो गया, रिपोर्ट्स और रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट हो गया। इन सभी के बारे में मैंने बात कर लिया, लेकिन एक अभी बचा रह जाता है, रिपोर्ट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट्स रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट में आपने जो अटेंडेंस भरी हुई है उनकी रेटिफिकेशन आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजी हुई है, उसको आप देख पाएंगे और डिलीट भी कर पाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आप अपनी लीव को भी यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं और अपनी लीव को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लीव अप्रूव्ड हुई है रिपोर्टिंग ऑफिसर से या नहीं हुई है। और अगर आपने लीव ले रखी है और मान लिया उसे आपको कैंसिल करना है कि ठीक है मैं अभी लीव ले रहा हूं और मुझे कैंसिल भी करना है इसको, ठीक है, तो आप रिपोर्ट्स में जाकर उसे कैंसिल या देख सकते हैं। सो इस प्रकार से लीव एप्लीकेशन में आप लीव ले सकते हैं। रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट में आप अपनी जो अटेंडेंस है उसको भर सकते हैं। उसको भरकर आपको क्या करना पड़ेगा, रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट को अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजना पड़ेगा। अब बात आती है कि रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट को आपको देखना कहां से है और डिलीट कहां से करना है। सबसे नीचे आ जाइए रिपोर्ट्स एंड रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट में आप जो रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट होंगी उसको आप देख पाएंगे कि अप्रूव्ड हुई है नहीं या नहीं हुई है, आपने कहां से कहां तक की रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजी हुई है, और आप उसे डिलीट भी कर पाएंगे। सेम केस यहीं पे आता है कि लीव एप्लीकेशन को अगर आपको डिलीट करना है, अगर आपको देखना है कि अप्रूव्ड हुई है या नहीं हुई है, तो आप रिपोर्ट्स में जाकर वहां पर देख सकते हैं। और अटेंडेंस का लास्ट में आता है कि आपका हर महीने का आप अटेंडेंस अपना चेक कीजिए कि मैंने जो रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजी है क्या मेरे में प्रेजेंटी दिखा रहा है वहां पे या नहीं दिखा रहा है। अगर आप प्रेजेंट है और अगर आपका मैनुअल रिकॉर्ड में वहां पर दिखा रहा है कि एब्सेंटी वहां पे चढ़ी हुई, तो आप रिपोर्टिंग ऑफिसर से बात कीजिए, नहीं तो आपका स्टाइपेंड कटने का चांसेस वहां पर रह सकता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने ये पूरा जो पोर्टल था उसको एक अच्छे सिंपल वे में आपको समझाने का पूरा कोशिश किया है और हर एक टैब के बारे में बताया कि हर एक टैब क्या कहता है और इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, सबसे नीचे आप देख पा रहे हो मैंडेट रिक्वेस्ट। ये हालांकि नया नया यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। जब मैं वहां पे अप्रेंटिसशिप कर रहा था तो बैंक की मैंडेट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। फिलहाल अभी ऑप्शन यहाँ पर है, तो मैं आपको समझा देता हूँ और बता भी देता हूँ कि आपको यहाँ पे करना क्या है। जैसे ही आप बैंक की मैंडेट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ये दिखाई देगा। जैसे ही आप उस बैंक की मैंडेट वाले पोर्टल पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। ठीक है, एम्प्लॉय का नंबर आपको दिखाई देगा और नेम आपका दिखाई देगा और इसके बाद डिपार्टमेंट आपका दिखाई देगा कि आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। इसके नीचे आप देख पाएंगे एम्प्लॉय ऑप्शन, यहाँ पे आपका टिक नहीं होगा। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट और अदर पेमेंट आपको अकाउंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सैलरी अकाउंट पर जाके टिक कर देना है। सो जैसे आप सैलरी अकाउंट पर टिक करेंगे तो नीचे आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे। पहला ऑप्शन होगा ऐड न्यू अकाउंट, दूसरा होगा कंफर्म टेस्ट पेमेंट, तीसरा होगा व्यू सबमिटेड डिटेल्स। सबसे पहले 1 बाय 1 हम चलते हैं। सबसे पहले आपको टिक करना है ऐड न्यू अकाउंट पर। जैसे ही आप ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय नेम, ईमेल आईडी और डिपार्टमेंट आपका दिखाई देगा। इसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आपका दिखाई देगा। सो जो भी आपने बैंक अकाउंट नंबर अपने बैंक ई मैंडेट फॉर्म में भर रखा था उस बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे भरिए। कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर आप भरिए फिर से दोबारा। IFSC कोड आपका क्या था वो भरिए आप अच्छी तरीके से। देन बैंक का नेम क्या था वो भरिए आप अच्छी तरीके से। देन ब्रांच नेम जो होती है वो भी आप भरिए यहाँ पर। और स्कैन्ड कॉपी ऑफ द कैंसिल चेक, यहाँ पे एक गलती है, प्लस यहाँ पे होना चाहिए था बैंक इमेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पर 2 टाइप के कैंडिडेट आते हैं, या तो जिनके पास कैंसिल चेक नहीं होगा तो वो क्या कीजिएगा, अपना बैंक इमेंडेड फॉर्म होगा और प्लस आपका बैंक की जो पासबुक होगी उसका फ्रंट पेज, दोनों को आप स्कैन कर लीजिए। ठीक है, दोनों को आप स्कैन करके एक PDF में कन्वर्ट कर लीजिए और वो 200 KB तक होनी चाहिए मैक्सिमम। उसके अंदर ही आप रखिए, 195 रखिए, 198 रखिए। ठीक है, उस एक PDF में दोनों आपका डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए बैंक इमेंडेड फॉर्म, दूसरा होना चाहिए आपका बैंक की जो पासबुक होती है उसकी फ्रंट पेज। दोनों स्कैन करके आप एक PDF में कन्वर्ट कीजिए, देन इसको यहाँ पे अटैच करके आप अच्छी तरीके से इसको सेव कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। ठीक है, अब दूसरे वो कैंडिडेट आते हैं जिनके पास कैंसिल चेक है। सो अपना कैंसिल चेक को मतलब वहां पे स्कैन कीजिए, प्लस अपना बैंक इमेंडेड फॉर्म को स्कैन कीजिए, देन उसको एक PDF में जाके कन्वर्ट करके आप यहाँ पर लगाकर उसे सेव पर क्लिक कर दीजिए और उसे सबमिट कर दीजिए। सो इस प्रकार से आपका जो PDF होगा और जो बैंक की डिटेल्स होंगी वो जाके सबमिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर बात मैं करता हूँ तो हमने न्यू अकाउंट को अपने ऐड कर लिया है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन की बात हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट वही वाला दिया हुआ है जो हमने बैंक ई मैंडेट फॉर्म में दिया हुआ था। IFSC कोड, बैंक का नेम और बैंक ब्रांच का नेम जो है वो मैंने डाल के रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और अपना PDF जो था उसमें मैंने बैंक जो मैंडेट फॉर्म था उसको और प्लस बैंक की पासबुक, ठीक है, ये 2 जो मैंने स्कैन करके एक PDF में कन्वर्ट करके वो लगाया हुआ है, यहाँ पर अटैच किया हुआ है। देन इसके बाद जिनके पास कैंसिल चेक है उन्होंने कैंसिल चेक और प्लस बैंक का ई मैंडेट फॉर्म को स्कैन करके वहां पर लगाया हुआ है। अब हम चलते हैं कंफर्म टेस्ट पेमेंट। तो कंफर्म टेस्ट पेमेंट का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यही है कि जब आपका पेमेंट आएगा, ठीक है, HPCL की तरफ से, यानी कि 1 रुपए, 2 रुपए,
कंफर्म करने के लिए भेजा जाएगा, तब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। वैसे इस पर क्लिक करके कोई फायदा नहीं है। अगर आप क्लिक भी करते हैं तो वहां पे लिखा रहेगा कि आपका जो अंडर प्रोसेसिंग चल रहा है, मतलब जो अभी आपने ऐड न्यू अकाउंट भेजा है वो अंडर प्रोसेसिंग है। सो उसका कोई मतलब नहीं है। बात को अब अगर आप यहाँ पे कंफर्म टेस्ट पेमेंट करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपए आ चुका है। सो आप वहां पे कंफर्म करके ये एचपीसीएल को बता सकते हैं। तीसरा जो टैब आता है आपका वो आता है कि व्यू सबमिटेड डिटेल्स। तो व्यू सबमिटेड डिटेल्स में आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे सो जो भी आपने ऐड न्यू अकाउंट में जो भी डिटेल्स दे रखी होगी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। जैसे कि आपका बैंक नेम, ठीक है, बैंक का जो नंबर होगा वो आपको नजर आ जाएगा, बैंक का नेम होगा वो नजर आ जाएगा, जो बैंक की शाखा होगी वो भी आपको नजर आ जाएगी, और इसके बाद जो भी पीडीएफ आपका होगा वो भी आपको नजर आ जाएगा। उस पर सिंगल क्लिक करके आप देख सकते हैं डाउनलोड करके कि आपने पीडीएफ सही तरीके से अटैच की हुई है या नहीं अटैच की हुई है। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया हुआ है, इस वीडियो में आपको जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला हुआ था आपके पोर्टल का अटेंडेंस का, उसमें मैंने अटेंडेंस को भी बता दिया कि आपको कैसे भरना है, रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट को आपको कैसे भेजना है ये भी बता दिया अच्छी तरीके से, आपको उन रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट को कैसे देखना है, ठीक है, लीव आपको कैसे लेनी है, आपको उन लीव को कैसे डिलीट करना है, आपको उन लीव को कैसे देखना है अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब मैंने बात कर ली है। दूसरा आप बात करते हैं बैंक की मैंडेट की। सो बैंक की मैंडेट में आपको करना क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 टाइप के कैंडिडेट आते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जल्दीबाजी में क्या किया हुआ है, मुझको बिना बताए, यानी कि मैंने कह रखा था जैसे ही आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा अटेंडेंस का, सबसे पहले आप मुझे कंफर्म करेंगे कि सर मेरा आ चुका है, आप मुझे बताइए कि इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट बहुत ही ज्यादा होशियार है, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो बैंक की मैंडेट फॉर्म है उसको अटैच ही नहीं वहां पे किया हुआ है, केवल कैंसिल चेक को अपलोड कर दिया वहां पर। सो ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने मेल चेक किया है, उस मेल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका बैंक की मैंडेट फॉर्म प्लस आपको कैंसिल चेक वहां पे अपलोड करना है। अगर कैंसिल चेक आपका नहीं है तो वहां पर फ्रंट पेज जो आपका बैंक पासबुक होता है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा तो आप मुझे कंफर्म करेंगे कि सर मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल चुका है और इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो आप बताइए। सो मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, मेरी बातों को ना सुनते हुए अपना कैंसिल चेक को वहां पे अपलोड कर दिया है। सो कैंसिल चेक को अपलोड कर तो दिया, लेकिन अब एचपीसीएल पर डिपेंड करता है कि वो कैंसिल चेक को एक्सेप्ट करती है या नहीं एक्सेप्ट करती है, क्योंकि आपने बैंक की मैंडेट फॉर्म को तो वहां पे अपलोड ही नहीं किया। क्योंकि मेल में साफ साफ लिखा हुआ था, मैंने भी मेल पढ़ा हुआ है कि आपको बैंक की मैंडेट फॉर्म के साथ साथ आपको कैंसिल चेक भी वहां पे अपलोड करना है। या तो आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आपको बैंक की जो पासबुक होती है उसका फ्रंट पेज प्लस आपको बैंक की मैंडेट फॉर्म वहां पे अटैच करके वहां पे भेजना है। लेकिन ऐसा नहीं किया है, कुछ लोगों ने केवल कैंसिल चेक को ही करके वो बैठ गए हैं। ऐसा केवल जल्दी जल्दी के विषय में हुआ है। अगर वो मुझे पहले ही पोर्टल के विषय में बता देते कि सर मेरा पोर्टल आया हुआ था और थोड़ा वेट करते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, मैं उनको वर्बली भी बता देता ग्रुप पे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ है। अब एचपीसीएल पे डिपेंड करता है कि वो लोग, मतलब वो जो है वो इस कैंसिल चेक को एक्सेप्ट करती है नहीं एक्सेप्ट करती है, वो एचपीसीएल पे डिपेंड करता है। अगर एचपीसीएल एक्सेप्ट कर लेती है उस कैंसिल चेक को तो पूरी तरीके से वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका स्टाइपेंड आपके हाथों में आ जाएगा। और आपको रेटिफिकेशन का बेहद जरूर ख्याल रखना है। अगर आप रेटिफिकेशन 1 तारीख से बाद को भरेंगे, 6 तारीख को भर रहे हैं आप अच्छी तरीके से पिछले महीने का, या मतलब 5 तारीख को भर रहे हैं, 4 तारीख को भर रहे हैं, सो अगर आपका रेटिफिकेशन वहां पहुंच नहीं पाएगा एचआर की तरफ, आपको प्रेजेंटी वहां पे नहीं मिलेगी, सो बताइए आपका पेमेंट कैसे आएगा आपके बैंक अकाउंट में। सो ऐसी गलती मत कीजिए, 1 तारीख को आप अपना रेटिफिकेशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपका जो बैंक मैंडेट फॉर्म अगर वहां पे आपने नहीं भरा हुआ है, कैंसिल चेक वहां पे अपलोड नहीं किया, मतलब अपलोड कर दिया है वहां पे केवल, सो आपका अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता है तो शायद एचपीसीएल आपको नया मेल भेजेगी कि आप अपना जो न्यू अकाउंट है फिर से ऐड कीजिए। सो देखते हैं अभी क्या होता है। बट आप क्या कीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये आया हुआ है, तो मैं आपको बेस्ट एंड बेस्ट वहां प्रोसेस बता पाऊंगा अच्छी तरीके से कि आपको करना क्या है। जल्दबाजी मत कीजिए, एक मेल आता है उसको अच्छी तरीके से पढ़िए करना क्या है। जल्दीबाजी के चक्कर में आपने कैंसिल चेक वहां पे अपलोड कर दिया, मेल तो आपने पढ़ा ही नहीं जो कि मेल आपको दिया गया था। और कुछ कैंडिडेट ऐसे बोल रहे थे कि सर हमें जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है हमें देने में डर लग रहा है। सो ऐसा कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बिलीव कर सकते हैं इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल ने आपको वहां पे सेलेक्ट करवाया हुआ है, सो आप इस पर बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मेरे अलावा कोई और भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगता है तो प्लीज उससे मत दीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। किसी कैंडिडेट का लॉगिन आईडी पासवर्ड मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपने किसी प्रकार का कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं देखा होगा, सो इसीलिए मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ।
ताकि ये थोड़ा सा क्रेडेंशियल हो जाता है आपका, तो नहीं दिखाना बनता है यहाँ पर। सो इसीलिए मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि आप कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले मुझे बताइए। ग्रुप है आपका इंस्टाग्राम में, सबसे पहले वहां बता दीजिए। अगर आपने ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर रखा हमारे टेलीग्राम को, सो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो कर रखा, वहां फॉलो कर लेना। सो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करने कर रखा है, सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जरूर से जरूर इस नोटिफिकेशन को सब तक पहुंचाना कि ये जो रेटिफिकेशन रिक्वेस्ट है आप कैसे कैसे भर सकते हैं, बैंक की मैंडेट फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा हुआ है। सो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे कमेंट है, वहां पर कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, मैं बना दूंगा, ताकि आपको प्रोसेस में आसानी हो सके और वहां पर भरने में कोई भी दिक्कत ना हो सके। सो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस बेल आइकन को भी दबा देना। गुड बाय।